नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है यूजीसी एनटीए का फर्स्ट पेपर। यानी कि एनटीए जो है हमें 93 सब्जेक्ट के अंदर नेट का एग्ज़ाम करवाती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो पेपर होता है हमारा कॉमन पेपर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का वीडियो हमारा उसके ही रिगार्डिंग होगा, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उसके अंदर चैप्टर आते हैं, हम उसी की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सिलेबस की बात, यूजीसी एनटीए फर्स्ट पेपर की। आइए, तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम फर्स्ट पेपर की, जिसको हम बोलते हैं पेपर फर्स्ट पेपर के अंदर दोस्तों 10 जो है चैप्टर यानी 10 सब्जेक्ट से सवाल किए जाते हैं। हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से 5 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल पूछे जाते हैं 50 सवाल, और एक क्वेश्चन, एक सवाल का जो नंबर होते हैं 2। तो ये हमारा पेपर होता है 100 नंबर का। दोस्तों ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग होता है। जो बच्चे जेआरएफ निकालना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अंदर आपको 10 टॉपिक मिलते हैं करने के लिए। वो टॉपिक कौन से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर टॉपिक होता है, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड इसको हम हिंदी के अंदर शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो आ जाता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन दोस्तों, इसको यूजीसी ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन से 2 पार्ट्स हैं? इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है पॉलिटिकल सिस्टम। यानी जो हायर एजुकेशन है, हम इसको हिंदी में उच्च शिक्षा भी कहते हैं, उच्च शिक्षा। और इसके अंदर 2 हैं एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, और दूसरा राजनीतिक प्रणाली। इनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। यानी हिंदी में संचार इसको कहते हैं। संचार। तो दोस्तों कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा अगला जो अध्याय है, इसके अंदर अगला जो टॉपिक हमको यूजीसी एनटीए जो करने के लिए देती है वो है इन्वायरमेंट। यानी पर्यावरण। दोस्तों पांचवा जो हमारा है, पांचवा जो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। जिसको दोस्तों हिंदी के अंदर बोलते हैं बहुत ही अध्ययन बोध। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, अध्ययन बोध इसको कहा जाता है। उसके बाद छठा जो टॉपिक होता है वो होता है आईसीटी। यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आम भाषा में कंप्यूटर भी बोल देते हैं। कंप्यूटर, या फिर आप सूचना
संचार, सूचना संचार तकनीकी, या प्रौद्योगिकी भी आप कह सकते हैं। उसके बाद 7वां जो हमारा इसके अंदर चैप्टर है वो है रिसर्च। रिसर्च दोस्तों यानी कि अनुसंधान। उसके बाद 8वां जो हमारा चैप्टर है अनुसंधान, उसके बाद रीजनिंग। इसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि गणितीय तर्क कहा जाता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी में इसको युक्ति तर्क कहा जाता है। युक्ति तर्क। और आखिरी अध्याय जो हमारा है इसके अंदर 10वां जो अध्याय है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों इस प्रकार से इसको हम हिंदी में सूचनाओं का विवरण भी कह देते हैं। सूचनाओं का विवरण। दोस्तों इस प्रकार से ये जो 10 के 10 अध्याय हैं, जो 10 के 10 चैप्टर हैं, हमें फर्स्ट पेपर के अंदर यूजीसी एनटीए जो है पूछती है। तो इसके अंदर क्या आता है? टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, रीजनिंग, रिसर्च, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसको एनटीए ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स? समझिए इस बात को। ये पहले जो 5 है इसको पार्ट 1 के अंदर बांटा गया है। पार्ट 1 या भाग 1, भाग पहला बांटा गया है। दूसरा जो है इसको पार्ट 2 के अंदर बांटा गया है। भाग 2 के अंदर बांटा गया है। दोस्तों पहला जो हमारा ये 5 अध्याय है, 5 जो टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। और इसको बोलते हैं लॉजिकल पार्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला पार्ट जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट और कॉम्प्रिहेंशन आता है। और दूसरे पार्ट के अंदर आईसीटी, रिसर्च, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 10 के 10 चैप्टर इसके अंदर हमारे अंदर आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो मेरे साथी, जो मेरे विद्वान साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो पहला जो पार्ट है, जो मेरे साथी आर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी साहित्य है, इंग्लिश साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनको जो फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट और कॉम्प्रिहेंशन, उनका ये पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, बहुत ही सरल होता है, आसान होता है, क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद
ये जो इसमें आर्ट्स के विद्यार्थियों को ये आसान लगता है, लेकिन उनके लिए जो पार्ट दूसरा जो लॉजिकल पार्ट है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर मैथ आ जाता है, थोड़ी सी साइंस के रिलेटेड बातें आ जाती हैं, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, तो उनके लिए ये पार्ट थोड़ा औखा होता है। दूसरी बात करें दूसरे पार्ट की, जो साइंस साइड के विद्यार्थी होते हैं, जो मैथ के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए ये दूसरा जो सेकंड पार्ट है हमारा जो लॉजिकल पार्ट है, आईसीटी है, रिसर्च है, लॉजिकल रिसर्च, अपना डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो मैथ से रिलेटेड बातें, उनके लिए ये जो है विद्यार्थियों के लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए, मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए पार्ट सेकंड आसान होता है, और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए पार्ट फर्स्ट आसान होता है। लेकिन दोस्तों हमें इनको 10 के 10 को कवर करके चलना होता है। जो आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं इसमें 3 या 4 प्लस मार्क ले लेते हैं, लेकिन इसमें 2 भी स्कोर नहीं कर पाते, कई बार तो 2 भी क्या बिल्कुल ही नील रह जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में तो बिल्कुल मामला 0 हो जाता है। उसके बाद ये जो विद्यार्थी हैं साइंस और मैथ के विद्यार्थी हैं, इसमें 3 से 4 का स्कोर, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन इनका मामला यहाँ गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर ये 2 भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों हमें इसी चीज़ को समझना है कि किस प्रकार से जो हमारे साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझें और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो इसके अलावा हम ये भी बात कर लेते हैं कि यूजीसी एनटीए हमें ये सभी सब्जेक्ट क्यों पढ़ने के लिए कहती है, क्यों एक टीचर या एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का क्वालिफाई करना ज़रूरी है, कौन सी इसमें ऐसी खासियत है जो कि हम अपने सब्जेक्ट में महारत या डॉक्टरेट, मास्टर या डॉक्टरेट होने के बाद भी हमें ये 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 10 के 10 पार्ट पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमें यूजीसी एनटीए हमसे ये 10 के 10 जो है टॉपिक पढ़वाती है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए। हम इसी प्रकार से एक एक करके सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाएंगे, आपके सामने जो प्रस्तुत करूंगा, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए और आप 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। जितने भी मेरे विद्वान साथी हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पहली बार बैठने वाले हैं, जिनको इस के बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा मौका है जो आप गोल्डन हिस्ट्री के मंच पर जुड़े हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सभी टॉपिक से आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से, कौन से साइट से, कौन से टॉपिक से क्या सवाल पूछे जाते हैं। आपको पाँचों के पाँचों जो सवाल आपको बता दूंगा। हर टॉपिक से 5 सवाल पूछे जाते हैं। वो कौन से 5 सवाल पूछे जाते हैं वो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीए, यूजीसी एनटीए हमसे फर्स्ट पेपर के अंदर ये 10 के 10 सब्जेक्ट क्यों पढ़वाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूजीसी एनटीए नेट क्वालिफाई करने के बाद हम बनने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर। तो दोस्तों इसके लिए हमें टीचिंग का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, टीचिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम शिक्षण को नहीं जान सकेंगे, शिक्षण की अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी, तो हम शिक्षण का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को एनटीए यूजीसी हमें सिखाना चाहती है। हमें इस चीज़ की एबिलिटी, हमारे अंदर ये अभिक्षमता जगाने के लिए, हमारी अभिक्षमता चेक करने के लिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती है। क्या टीचिंग के मेथड्स होते हैं, क्या उसके टीचिंग के नेचर्स होते हैं, क्या टीचिंग के स्टेप्स होते हैं, सभी की जो नॉलेज है, सभी की जो योग्यता है वो इसके अंदर जो हमारे इंक्लूडिंग है। और हमसे इसी कारण से हमारी अभिक्षमता को जांचने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड हमसे इसमें पूछा जाता है। दूसरी बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जुड़ा है करंट से, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा वो है करंट अफेयर से। दोस्तों हर टीचर को करंट से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी देश की रोज़
यानी यूँ कह लीजिए कि नई नई पॉलिसियाँ जो है एजुकेशन के अंदर जो आती रहती हैं, और उन्हीं एजुकेशन पॉलिसीज़ को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी हाल ही के अंदर NEP 2020 अभी हमारे सामने जो गवर्नमेंट ने लेके आए हैं, जो नया उनका जो हमने स्वागत किया है नई पॉलिसी का, तो उसके बारे में क्या गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ऐड करी है, क्या उसके अंदर नया प्रावधान आया है, क्या उसमें से पुराने प्रावधान को हटाया गया है, सभी उसकी जो नॉलेज है हमें होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स के अंदर जो हायर एजुकेशन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको हिंदी में संविधान बोलते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जो है जो हमसे इससे सवाल पूछे जाते हैं, वो चाहे जो आर्टिकल होते हैं उनसे रिगार्डिंग हो या फिर पार्ट्स होते हैं उनकी रिगार्डिंग हो, वो सभी सवाल इससे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 495 जितने भी हमारे जो 450 जो आर्टिकल हैं जो अभी हाल ही के अंदर हैं वो पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल कुछ पार्ट्स हैं 6-7 जिसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आगे इनके अंदर जो पार्ट्स के अंदर जो विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों इसलिए जो हायर एजुकेशन से संबंधित हमसे क्वेश्चन NTA पूछती है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार बोलते हैं। संचार क्या है? हमारी आपसी वार्तालाप का एक माध्यम है, एक मीडियम है। दोस्तों टीचिंग जो है एक कम्युनिकेशन का ही नाम है, क्योंकि जो हमारी भाषा है, जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कम्युनिकेशन से ही हमारा जो है शिक्षण कार्य पूर्ण हो पाता है, इसलिए हमें कम्युनिकेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम के अंदर हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा जो लेक्चर डिलीवर का मेथड होता है वो क्या होता है, हमारा टीचिंग एड्स क्या क्या है, वो सभी कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो उसका नॉलेज जो हमारी जो NTA चेक करती है वो कम्युनिकेशन पार्ट्स के अंदर चेक करती है। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन के जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट दोस्तों आप सभी जानते हैं इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है हिंदी में? पर्यावरण। यानी जिस आवरण ने जो चारों ओर से हमारे आवरण से हम घिरे हुए हैं उसको बोलते हैं पर्यावरण। यानी कि UGC NTA का मतलब ये है कहने का कि वो हमसे सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि हमें अपने पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जो हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कौन कौन से पहलुओं से हम जुड़े हुए हैं, कौन से पर्यावरण से हम घिरे हुए हैं, उससे संबंधित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। चाहे वो वातावरण हो, प्रदूषण हो, या फिर वो अपने पृथ्वी के परतें हों, लेयर्स हों, या सूरज की बात करें, सूरज की ऊर्जा की बात करें, जो भी हमारे जो लाइफ के अंदर यूज़ होने वाले जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पहलू हैं, वो सभी की चर्चा जो हम इन्वायरमेंट में करने वाले हैं और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन हमसे UGC करता है। दोस्तों उसके बाद जो अगला हमारा अध्याय आ जाता है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अध्ययन बोध। दोस्तों ये NTA हमसे क्यों पूछता है? ये एक पैराग्राफ के रूप में, एक अध्ययन बोध के रूप में, एक पैसेज के रूप में हमारे पास एग्ज़ाम में आता है। ये 100-200 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ होता है। इसको हमें पढ़ना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होता है। हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद इसके दिए गए 5 सवाल होते हैं, उन सवालों के हमें जवाब देने होते हैं। UGC NTA हमसे ये सवाल, ये जो पैसेज हमें क्यों देता है? ये हमें इसलिए देता है क्योंकि जो हम लेक्चर डिलीवर करते हैं या बच्चों को टेक्स्ट बुक मेथड से पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हमसे जो बच्चे सवाल करते हैं, जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसको हम कह देते हैं कि चलती क्लास के अंदर जो हम अपना सवाल जवाब करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं या हम सवाल करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी जो एबिलिटी को चेक करने के लिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। यानी कि तुरंत ऑन दिस सपोर्ट कि हम किस प्रकार से उसको आंसर को एनालाइज करके उसकी सारी समस्या को अपने आंसर को दे सकें, उसकी अपनी एबिलिटी को बढ़ाने या फिर चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सबसे आसान है। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो इस कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको इसकी रणनीति, इसकी मेथड को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। मेरे विद्वान साथी, मेरे जो नए जो प्यारे विद्यार्थी हैं जो इस कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आसान समझते हैं, ये आसान नहीं होता है। 99 विद्यार्थियों के ये तुक्के से 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं और वैसे बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आप 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं और अपने जो स्कोर है पहला पेपर का ऊपर उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी रणनीति को मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है, क्या इसका सिस्टम होता है, क्या से ये पढ़ा जाता है और कैसे इसके आंसर दिए जाते हैं। तो उसके बाद अगला जो हमारा आता है ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, प्रौद्योगिकी का ज़माना है। आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी है और हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी के पीछे लगी है, मतलब पीछे पड़ी है, या यूँ कह दीजिए वो सुधार चाहती है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण की जो तरीका है उसमें सुधार चाहती है। नई टेक्नोलॉजी से, नए ढंग से जो है शिक्षण को अपनाना चाहती है और वो चाहती है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो टीचर हैं, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, उनको पता हो कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, कैसे एक टेक्नोलॉजी को टीचिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए हमसे ICT से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। वो सवाल जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, वही मेथड बार बार यूज़ होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ICT से घबराते हैं, जो मेरे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको जो है ICT से बहुत डर लगता है, वो इसको समझ नहीं पाते। उन्होंने कभी कंप्यूटर को छेड़ा नहीं है, यूँ कह लीजिए कि वो उनके बारे में जानते नहीं हैं, ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, तो उनको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ICT करवाने वाला हूँ और वो 5 क्वेश्चन जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पूछे जाते हैं और आप चुटकियों के अंदर एग्ज़ाम के अंदर जो 5 सवालों का जो है आंसर दे सकेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च, अनुसंधान। दोस्तों रिसर्च का अर्थ होता है दोबारा से खोजना या अनुसंधान करना, फिर से खोजना, पुनः खोजना, यानी कि फिर से खोज करना का अर्थ होता है अनुसंधान या रिसर्च को कहा जाता है। दोस्तों रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है हमारा इस फर्स्ट पेपर में। साथ ही साथ UGC के जो नया जो सिलेबस आया है उसके अंदर अब रिसर्च के 5 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, यानी जिसमें आपने डॉक्टरेट है, आप जिसके अंदर मास्टरी की हुई है, उसके अंदर भी आपके अंदर 5 सवाल रिसर्च के पूछे जाने हैं। मान लीजिए आप इतिहास के स्कॉलर हैं, आप इतिहास के अंदर मास्टरी किए हुए हैं, तो इतिहास मैथडोलॉजी से भी आपसे 5 क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों ये रिसर्च का जो है मेथड जो बढ़ता जा रहा है और रिसर्च से सवाल इसलिए करती है NTA, हमसे पूछती है क्योंकि आज के समय के अंदर रिसर्च का महत्व बढ़ रहा है। हर क्षेत्र के अंदर रिसर्च को जो तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, हर क्षेत्र के अंदर रिसर्च किए जा रहे हैं। अब आप ले लीजिए कि शिक्षण जो है, शिक्षण जो कार्य है वो भी एक रिसर्च है। हर दिन नया जो है कार्य होता है, नई रिसर्च होती है, नए टेक्नोलॉजी जो है आगे रिसर्च के अंदर अपना टीचिंग के अंदर हो रही है। तो किस प्रकार से बच्चों को अलग टेक्नोलॉजी से पढ़ा जाए, किस प्रकार से नई मैथडोलॉजी का यूज़ किया जाए, जो बच्चों को रटन जो विधि है उसको दूर करके, रटन जो कार्य है, रटन वाली समस्याओं को दूर करके कैसे बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, किस प्रकार से उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, एक थ्योरेटिकल शिक्षा ना देकर एक प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाए, जो बच्चों को जो अपना आने वाला जीवन है, जो लाइफ उनकी एक सामाजिक तौर पर अच्छी हो, एक मानसिक तौर पे अच्छी हो और समाज में वो किस तरह से एडजस्ट हो जाए। इसी सभी पे रिसर्च जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो NTA हमसे इससे सवाल करती है कि हम किस प्रकार से अपने रिसर्च में सुधार कर सकें और रिसर्च को समझ सकें और कितना हम रिसर्च को जानते हैं, इसलिए रिसर्च से सवाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग, मैथमेटिक रीजनिंग।
दोस्तों मैथमेटिक रीजनिंग के अंदर भी सवाल किए जाते हैं 5। रीजनिंग जो है तर्क शक्ति है कि किस प्रकार से ऑन द स्पॉट हम अपना एक्शन लेते हैं, किस प्रकार से हम अपनी क्लास को एनालाइज करते हैं और किस प्रकार से उनकी समस्याओं को हल करते हैं। उससे संबंधित सवाल जो हमारी मेंटली ताकत है, हमारी रीजनिंग की जो हमारी तर्क शक्ति है, वो चेक करने के लिए हमसे रीजनिंग से सवाल किए जाते हैं। ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमसे सवाल किए जाते हैं रिलेशन बेस्ड या फिर अजर्शन से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इतनी कुर्सियां हैं और इतने चेयर हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इस पर आगमन निगमन विधि के तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो दोनों की दोनों रीजनिंग है वो हमारी तर्क शक्ति को जो है पहचानने के लिए हमसे एनटीए करती है। उसके बाद आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, सूचनाओं का विवरण है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका विवरण है। किस प्रकार से एक टीचर, एक अध्यापक या फिर एक प्रोफेसर, प्राध्यापक किस प्रकार से अपनी सूचनाओं को एनालाइज करता है, किस प्रकार से उसकी क्लास वाली जो समस्याएं हैं उनको एनालाइज करता है, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनको डिवाइड करता है। तो इस ताकत को, इस एबिलिटी को, इस क्वालिटी को, इस योग्यता को चेक करने के लिए यूजीसी एनटीए हमसे डाटा इंटरप्रिटेशन से सवाल करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 के 10 सवाल, यानी कि 10 के 10 टॉपिक्स में से 5-5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। टोटल हो जाते हैं 50, जिसमें मेरे विद्वान साथी जो हैं, मेरे जो एनटीए नेट के जो बैठने वाले हैं या पहले से बैठे हुए हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको सभी को पता है कि ये 10 जो टॉपिक से हमसे 5-5 सवाल किए जाते हैं। टोटल 50 सवाल आते हैं, जो 2 नंबर का एक होता है, यानी कि 100 नंबर का हमारा ये पेपर होता है। दोस्तों यही हमारा पेपर है जो हमें जेआरएफ करवाता है। दोस्तों मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ, साथ में हिस्ट्री में जेआरएफ किया है, इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन के अंदर भी नेट क्वालिफाई किया है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि मेरा कितना एक्सपीरियंस होगा इस क्षेत्र के अंदर, कि मैं कब से इसमें लगा हूँ, कितना मुझे एक्सपीरियंस है, आप खुद जान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पार्ट 1 जो है थ्योरेटिकल है और पार्ट 2 है जो लॉजिकल है। तो मेरे आर्ट्स के जो विद्यार्थियों के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट है जो आसान होता है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। जो मेरे मैथ के साथी हैं या फिर साइंस के हैं, उनके लिए ये आसान है, ये वाला औखा है। तो इन सभी समस्याओं को मैं आपके सामने जो है मैं वीडियो को एक एक करके आपके सभी टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा और आपको डीपली नॉलेज दूंगा हर एक पॉइंट की, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल जो 5 किए जाते हैं वो आपको बता दूंगा, और आप चुटकियों में सवाल जो एग्ज़ाम में बैठते ही बिना घबराए आप आंसर दे दोगे, और 35+ क्वेश्चन जो हैं सही कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, 40+ भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा एनटीए नेट का फर्स्ट जो पेपर है, जनरल पेपर जो है, कॉमन पेपर जो है, उसका सिलेबस है, और आपको मैंने बता दिया है क्या क्या किस किस प्रकार से ये बांटा हुआ है और क्या क्या इसके अंदर आता है। और इसके बाद जो अगली हमारी वीडियो होगी, आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो है सभी जो आपने लेक्चर के अंदर आपको सारा डिटेल से करवाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल वाली जो बेल वाले आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरा जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।